हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूं एक और नया टॉपिक लेकर के। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो बहुत ज़्यादा, चाहे आप एकेडमिक का पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिए, चाहे आप कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिए, दोनों केसेस में इक्वली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ज़्यादा क्यूरियोसिटी न बढ़ाते हुए आप सीधे टॉपिक पे चलते हैं। देखो, जैसे कि मैंने पिछले बताया था, आज हम लोग बर्नौली थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे। बर्नौलीज थ्योरम, इसको कभी कभी बर्नौली प्रिंसिपल भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम ये जान लें कि लिक्विड के अंदर कितनी टाइप की एनर्जी होती है। बेहद ध्यान देना है आपको कि लिक्विड के अंदर 3 टाइप्स की एनर्जी होती हैं। एक आपकी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और एक एनर्जी होती है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, किसी भी लिक्विड के अंदर ये 3 टाइप की एनर्जी होती हैं। भाई, जब चल रहा है तो उसकी जो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर, उसकी पोजीशन की वजह से कि मतलब कहाँ पे लिक्विड चल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी, और लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है प्रेशर क्रिएट करना, तो उसके कारण जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है प्रेशर एनर्जी। तो ये हमको पता होगा कि लिक्विड के अंदर 3 टाइप्स की एनर्जी होती है, ठीक है। और यही चीज बर्नौली थ्योरम में बोली गई है कि किसी भी लिक्विड, लेकिन लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो नॉन विस्कस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। मतलब उसको अगर हम प्रेस करते हैं तो उसके डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और जो फ्लो करे तो उसके लेयर्स के बीच में जो एक फ्रिक्शन फोर्स, जिसको मैंने विस्कस फोर्स बोला था, वो नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा लिक्विड है तो उस लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पर जितनी भी एनर्जी है, ये 3 टाइप की एनर्जी, इनका जो सम करोगे वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। किसी भी लिक्विड कैसा होना चाहिए, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए, और उस लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर तीनों टाइप के एनर्जीज का जो सम है वो कांस्टेंट होना चाहिए। दैट इज नोन एज बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। इफ लिक्विड इज incompressible and non-viscous, then at any point inside the liquid, the total energy of the liquid means kinetic energy, potential energy and pressure energy, the sum of all these 3 energies remains constant. This statement is also known as Bernoulli's theorem या Bernoulli's principle, ठीक है। और इसको हम थोड़ा एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल, तीनों टाइप की एनर्जीज का जो सम होता है वो होता है कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। हमको यही चीज प्रूफ करनी है, ये बर्नौली इक्वेशन बोली जाती है, हमको ये चीज प्रूफ करनी है। देखते हैं, बहुत आसान डेरिवेशन है। तो ये तो समझ में आ गया कि भाई बर्नौली थ्योरम होती क्या है। हमको इसमें डेरिवेशन करना क्या है, कुछ नहीं, हमको 3 टाइप की एनर्जी निकाल देना है, सम कर देना है, बस। देखो, तो सबसे पहले अभी हम एक पाइप बना लें इस तरीके से। ये पाइप बन गया हमारा, यहाँ पे एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, प्रेशर P1 है, और डेंसिटी तो लिक्विड की रो ही रहेगी क्योंकि वो जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। इस एंड की बात करते, इसको एंड फर्स्ट लिख देते हैं, इसको एंड सेकंड लिख देते हैं। यहाँ पे एरिया है A2, वेलोसिटी है V2 और प्रेशर है P2, ठीक है। इस तरीके से ये और भी भैया पाइप है, छोटा सा टुकड़ा लिया था पाइप का मैंने, ये इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ एरिया A2, वेलोसिटी V2, प्रेशर P2, ठीक।
ये जो पाइप है ये अर्थ की सरफेस है, ये वाला एंड h1 हाइट पे है और ये वाला एंड आपका h2 हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक, ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना है, हमको सबसे पहले तीनों टाइप की एनर्जी निकालना है। ठीक, देखो सबसे पहले भैया हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, या काइनेटिक एनर्जी डालो सीधे हेडिंग, फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला एक बार यहां लगा देना, एक बार यहां पे लगा देना है। ठीक है, देखो तो एट एंड फर्स्ट यहां लिख देंगे एट एंड सेकेंड। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला बनता है, हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बेसिस पे जितना मास ऑफ लिक्विड एंट्री करेगा उतना ही मास ऑफ लिक्विड एग्जिट करेगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे, तो एक और लाइन लिख दें यहां पर थोड़ा सा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, ये हमको निकालना है 1 सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई यहां पे इतनी है यहां पे इतनी, तो चेंज करना होगा, ज्यादा में से कम हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। अब जरा सोचिए कहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, भाई यहां से तो लिक्विड जा रहा है तेजी से, तो यहां से निकलेगा, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी बोलता है कि जहां पे एरिया कम होता है वहां वेलोसिटी ज्यादा होती है, और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। यहां लिख देंगे हेंस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, इक्वेशन स्टार्ट आते थे। ठीक है, तो हमको ये काइनेटिक एनर्जी हमको पता हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी सिमिलरली लगा लेते हैं, एक तो एनर्जी हमने ये निकाल दी। ठीक, अब दूसरा हमको निकालना है, दूसरी टाइप की एनर्जी, काइनेटिक निकाल दे, ओ सॉरी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो काइनेटिक एनर्जी, अरे लिख ही देते हैं पूरा पूरा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, mgh। ठीक, ये तो फॉर्मूला पहले से पता है, हम एक बार ये फॉर्मूला इस एंड पे लगाएंगे, एक बार इस एंड पे लगाएंगे। देखो तो यहां लिख देंगे एट एंड फर्स्ट और एट एंड सेकेंड। ठीक, फॉर्मूला क्या था, mgh, तो ये हो जाएगा mgh1 mgh2। अब हमको फिर चेंज निकालना है, तो ये क्या बोलता है, जहां पे हाइट ज्यादा वहां पोटेंशियल ज्यादा, तो ये वाली ये से एंड पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो यहां पर हम लिख देते हैं हेंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा भैया, mgh2 माइनस mgh1, ये हो गया इक्वेशन स्टार्ट। ठीक है, तो हमने काइनेटिक भी निकाल लिया, पोटेंशियल भी निकाल लिया, अब हम प्रेशर एनर्जी निकालना है। ठीक है, देखो तीसरी टाइप की एनर्जी हम निकालने हैं अब, प्रेशर एनर्जी। जैसे हमको पता है, एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, a1v1 इज इक्वल टू a2v2, ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखो जरा, अगर हम
दोनों तरफ इस डेंसिटी वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिखा है, तो भी वॉल्यूम लिखा हुआ है भैया, ये लिखा है वॉल्यूम। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इसको रो से इधर मल्टीप्लाई कर दें और रो से इधर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, दोनों साइड में, तो ये क्या बन गया, देखिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये क्या होता है, मास होता है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे मास ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग पर सेकेंड, यहां से कितना लिक्विड क्रॉस हो रहा है एक सेकेंड में, तो यहां क्या हो जाएगा, रो A1 V1 रो A2 V2 इज इक्वल टू स्मॉल m, ये तो था, ठीक। अब देखिए रो को इसके नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू m अपॉन रो, ये क्या बन गया, वॉल्यूम, ये है आपका वॉल्यूम, ठीक है। चाहते तो हम यहीं पर भी लिख देते, AV इक्वल A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 वॉल्यूम होता है, बस आपको दिखाने के लिए कैसा है वो हमने यहां पर कर दिया, ठीक। अब देखो जरा, हमको निकालना है कि यहां पर हमने कितना फोर्स लगा, यहां पर कितना फोर्स लगाया, क्योंकि वर्क डन होता है क्या, फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो नाउ एट एंड फर्स्ट, देखो इस पे समझ लेते हैं आराम से, उस पे तो सिमुलेटर लगा के निकाल देंगे। W1 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F1 इंटू डी हमको निकालना है। अभी यहां पर हमको फोर्स नहीं पता, हमको प्रेशर पता है, तो हमको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इंटू प्रेशर इंटू एरिया, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, प्रेशर है P1 और यहां का एरिया कितना है A1, ठीक है। हमने F1 को इसमें चेंज कर दिया। अब आता है D डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं यहां पे कुछ टाइम के बाद लिक्विड वाला जो पोर्शन है वो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी हुई, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक, तो हमने आपको पिछले बता चुके थे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक सेकेंड चल रहा है देखो क्रॉसिंग पर सेकेंड, तो यहां पर t इज इक्वल टू अगर हम 1 सेकेंड पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d, मतलब जितनी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ता है तो एक सेकेंड में उतना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो यहां पे हमको डिस्प्लेसमेंट रखना है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, v1 लिख सकते, क्योंकि यहां से तो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। बस यही चीज भैया समझने वाली है, हम यहाँ पे डेल्टा टी समय लेके नहीं चल रहे, हम एक सेकेंड समय लेके चल रहे। एक सेकेंड से हमारा फायदा ये होगा, हमको कम लिखना पड़ेगा और सीधे सीधे कम लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखो यहां से t इक्वल टू 1 रखा तो हमको ये पता चल गया v इक्वल टू डी, तो ये हमको d तो पता करना था, तो हमने तुरंत यहां पे रख दिया v1। यहां पे बिल्कुल इधर रख दो, एट एंड सेकेंड, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 A2 V2, ठीक। देखो अब यहां पर W1 ये हो गया W2, ठीक है। अब जरा सोचिए, अब यहां पर सोचिए जरा कि हमने कहां पर ज्यादा वर्क किया होगा, इस एंड पे या इस एंड पे, थोड़ा सोच के देखिए। भाई हमको यहां पे पानी को चढ़ाना है, तब जाके वो यहां से निकलेगा, तो हमको यहां पे ज्यादा काम करना पड़ेगा ना। तो अगर हम यहां लिख दें हेंस चेंज इन प्रेशर एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2, तो इसको हम लिख सकते हैं इसे W1 माइनस W2, ठीक। बस यही चीज यहां पे ध्यान देने वाली है। अब देखो भैया जरा अब इसको हम थोड़ा सा यहां पे लिखे दे रहे हैं, क्योंकि यहां पे थोड़ा इक्वेशन बन जाएंगी, बस वैल्यू पुट कर दो, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, ठीक।
अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू यूज कर लो, क्योंकि a1v1 इक्वल टू a2v2 था, यहां लिख देंगे बाई यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो हो जाएगा w इक्वल टू a1v1, तो हो जाएगा p1 माइनस p2, इक्वेशन स्टार और डबल डैश कर दीजिए। ठीक है, तो यह लगभग आपका 80% डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। आपने तीनों टाइप की एनर्जी निकाल ली, ये काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी प्रेशर एनर्जी। ठीक, ये तीनों टाइप का आपका वर्क डन निकल के आ गया। अब यहां पर हमको करना क्या है, ये देखो जरा, यहां पर किसकी वजह से कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी रूल लगाते हैं, किसकी वजह से, हम जब यहां पे हमने वर्क किया तब जाके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई। ठीक है, हमने वर्क निकाल दिया, तो यही वर्क क्या कर रहा है, इन दोनों टाइप की एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खुद सोचिए, अगर हमने वर्क ना किया होता, अगर हमने वर्क ना किया होता तो आपका काइनेटिक और पोटेंशियल कैसे आते। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये इसके बराबर आना चाहिए, बस यही हमको करना है। तो यहां पर इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी कंजर्वेशन रूल, तो ये क्या हो जाएगा, a1v1 ब्रैकेट में p1 माइनस p2 इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस कहाँ गया ये mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, क्लियर, देख लो, कोई डाउट हो तो भैया पूछ लो तुरंत। ठीक है, चलो अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको हटा दिया, इसको भी हटा दें, क्योंकि ये तो हमारे पास लिख ही चुके हैं हम। ये क्या लिखा हुआ है, a1v1, ये लिखा है वॉल्यूम, तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल V, इसको हमने लिख दिया कैपिटल V। ठीक है, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। ध्यान रखेंगे ये वॉल्यूम वाला है, ये वेलोसिटी वाला है। ठीक है, अब इसको हर m के नीचे पहुंचा दो, जितने भी m है सबके नीचे भी पहुंचा दो, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2, V इसके नीचे आएगा तो m/v क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, तो हो जाएगा रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। अब 1 वाले एक तरफ, 2 वाले एक तरफ, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हो ना, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया हमारा प्रूफमेंट, और यही बर्नौली थ्योरम की इक्वेशन बोली जाती है। ठीक है, डेरिवेशन भैया है कुछ नहीं, बहुत आसान है, बस एक बार आपकी प्रैक्टिस चाहिए, बस सिंपली एक बार प्रैक्टिस चाहिए उसमें। ठीक है, देखो
अब हम इसको थोड़ा सा इसके अनदर फॉर्म देख लेते हैं। देखो केस, अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं P अपॉन रो जी प्लस हाफ वी स्क्वायर बाई जी प्लस एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी कैसे आया? मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, रो जी से डिवाइड कर दिया। मैंने इस इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर दिया तो ये आया। अब देखो भैया, ये भी है बर्नौली थ्योरम ही। एक ये टर्म आया, एक टर्म ये आया, एक टर्म ये आया। इसको बोलते हो भैया प्रेशर हेड, इसको बोलते हो वेलोसिटी हेड, और इसको बोलते हो ग्रेविटेशनल हेड। ग्रेविटेशनल हेड, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि प्रेशर हेड क्या है, वेलोसिटी हेड क्या है, ग्रेविटेशनल हेड क्या है, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड केस, इफ H इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ट्यूब जो है वो अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल में रखी है। जैसे अगर ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे आ जाए, अर्थ पे आ जाए, तो H क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब H 0 हो जाएगा, जरा इसमें पुट करके देखो, देन P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये भी भैया आपकी बर्नौली थ्योरम बोली जाती है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्योंकि भाई ये दोनों को ऐड कांस्टेंट है, तो एक अगर बढ़ेगा दूसरा अपने आप कम होगा, ठीक है। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी प्रेशर कम होगा। ये हमेशा माइंड में रखिए। अभी आगे इसके एग्जाम्पल आपको बताते हैं। और एक नोट करके इक्वेशन मैंने ये लिख दी, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर भैया ये टर्म जो है ये कहा जाता है डायनामिक प्रेशर, और ये टर्म कहा जाता है स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। ये चीज मैंने जो लिखी है भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये चीज लिखी हुई है। इसी के बेसिस पर हम बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो एक्सप्लेन हम करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके हम जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करते हैं। देखो जरा, बस एक ही चीज आपको ध्यान देनी है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब देखो इसे कैसे एक्सप्लेन होते हैं, यहां लिख देते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, वेलोसिटी, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं स्प्रेयर। स्प्रेयर जो होता है कैसे काम करता है, देखो ये एक बोतल है, ठीक है। इस तरीके से बना होता है स्प्रेयर, ठीक है। अब हम जैसे यहां पे पाइप पड़ा रहता है, अब जैसे ही उसको प्रेस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको प्रेस करते हैं यहां से बहुत तेजी से एयर पास हुई, बहुत आगे तेजी से यहां पास हो, तो यहां पर एयर की वेलोसिटी हो गई ज्यादा, तो यहां वेलोसिटी हो गई ज्यादा तो प्रेशर कम। यहां प्रेशर हो गया कम, प्रेशर तो यहां पर उतना ही था, तो क्या करेगा, पानी को ऊपर उठाता है और हवा के साथ आगे बढ़ता है, ठीक। ये हो गया स्प्रेयर का काम। उसके बाद दूसरा है आपका blowing off the roofs during storm। ड्यूरिंग स्टॉर्म, आंधी में घरों के जो छप्पर पड़े होते थे, जो छप्पर बनाए जाते थे, गांव में छप्पर पड़ते थे, वो उड़ जाते, टीन शेड उड़ जाती है। कैसे, देखो जरा समझिएगा।
मान लेते हैं ये टीन सेट पड़ी हुई है, ठीक है। अब एयर ऊपर से बहुत तेज आ रही है, एयर सब कहीं चल रही है। अब एयर तो इसके अंदर फिल हो गए, ऊपर की एयर की वेलोसिटी है बहुत ज्यादा, नीचे हो गई वेलोसिटी कम, ठीक है। नीचे हो गई वेलोसिटी कम, जो ऊपर वेलोसिटी है ज्यादा तो ऊपर हो गया प्रेशर कम, यहां हो गया प्रेशर ज्यादा। प्रेशर हमेशा हाई टू लो वर्क करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहां पे हाई प्रेशर हो गया, यहां लो प्रेशर हो गया, ठीक है। लो प्रेशर और यहां पे हाई प्रेशर, तो क्या करेगा, ये टीन सेट ऊपर उठ जाती है और ये हवा के साथ चली जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका भैया ब्लोइंग, मतलब घर की छतें जो होती हैं, टीन सेट होती हैं, क्यों उड़ जाते हैं। एरोप्लेन की जो विंग होते हैं, लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन विंग, एरोप्लेन का जो विंग होता है वो इस तरीके से होता है, कर्व्ड होता है, ऊपर से एयर पास होती है और नीचे से भी पास होती है। अब देखो जरा, ऊपर से तो बहुत आसानी से पास होती है, लेकिन जो एयर है नीचे कर्व्ड पोर्शन में जा करके फिर पास होती है, इसको टाइम लगता है ज्यादा, इसलिए एयर की स्पीड हो जाती है कम। तो ऊपर स्पीड ज्यादा, नीचे स्पीड हो गई कम, मतलब यहां प्रेशर ज्यादा, यहां प्रेशर कम, तो क्या कहता है, इसको ऊपर उठाता है, ठीक। ये हो गया। आपने देखा होगा चौथा एप्लीकेशन, मैग्नस इफेक्ट। आपने देखा कि जो बॉलर होते हैं, बॉल को फेंकते हैं तो हवा में ही वो क्या होती है, कर्व्ड हो जाती है, इसी को बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। मतलब हवा में ही बॉल का पाथ कर्व हो जाना, दैट इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। होता क्या है कि जब बॉल चलती है आगे की ओर, आगे को चलती है तो रोटेट करते हुए चलती है, उससे क्या होता है, उसके आसपास जितनी भी एयर है ये भी रोटेट होने लगती है। उससे क्या होता है कि जो मतलब यहाँ के लेयर है वो घूम के इधर आती है, ऐसे इस तरीके से एयर वो घूमने लगती है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो बॉल के ऊपर वाली एयर है उसकी स्पीड थोड़ी कम रहती है, नीचे वाले की स्पीड हो जाती है ज्यादा। यानी कि यहां एयर की स्पीड हो गई ज्यादा, यहां एयर की स्पीड हो गई कम। यहां की एयर स्पीड हो गई कम तो यहां प्रेशर हो गया ज्यादा, यहां पे हो गया प्रेशर कम। क्योंकि देखो ये चीज सामने लिखी हुई है, जहां वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, तो जब यहां पर हो गया हाई प्रेशर, यहां हो गया लो प्रेशर, सिंपल सी बात है, ये बॉल धीरे धीरे कर्व्ड हो जाएगी, ठीक है। एक और कहा जाता है कि जैसे पानी में या कहीं पर भी दो बोट अगर पैरेलल चल रही हैं, जैसे एक बॉडी ऐसे चल रही है इस तरीके से, ये दोनों पैरेलल चल रही है, तो इनके टकराने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है कि आपस में टकरा जाएंगे। कैसे, जब ये लोग चलते हैं तो बीच की एयर भी उनके लगभग बराबर स्पीड से चलने लगती है, और आसपास की एयर तो लगभग उतनी स्पीड से नहीं चलती। तो यहां पे हो जाता है प्रेशर ज्यादा, यहां पर भी हो जाता है प्रेशर ज्यादा, यहां पे हो गया प्रेशर कम, तो क्या हो जाते हैं भाई, प्रेशर तो उनको ऐसे धक्का देगा तो आपस में कोलाइड होने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एप्लीकेशन बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड। एक चीज आपको ध्यान देना है कि बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको क्वेश्चन को जो उठाना है, क्वेश्चन को उठाना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, कहां पे वेलोसिटी ज्यादा, कहां पे वेलोसिटी कम, ये आपको पहले सेंटेंस में बताना है। फिर बाय यूजिंग द बर्नौली थ्योरम आपको बताना है कि जहां वेलोसिटी ज्यादा है वहां प्रेशर कम, और जहां कम है वहां पर ज्यादा। मतलब आपको क्वेश्चन को उठाना है वेलोसिटी के टर्म में और आंसर देना है प्रेशर के टर्म में। यही आपका एक सही तरीका होता है आंसर देने का, ठीक। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग इतना ही रखते हैं। ये आपका बर्नौली थ्योरम पूरा कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ एक दो एप्लीकेशन है, वेंचुरी मीटर है, टॉरिसोली थ्योरम है, ये हम आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन्होंने भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी नए काम कर लीजिए, और जिन्होंने शेयर भी नहीं किया, अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया, जल्दी से वो लोग भी बता दीजिए। और जो भी डाउट हो पढ़ते समय कुछ भी हो तुरंत कमेंट बॉक्स में करिए, तुरंत आपको सोल्यूशन 100% मिलेगा, आपको कन्फ्यूजन 100% दूर होगा, ठीक है।
तो इसी के साथ ही भैया आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।